अलग अलग विषयों पर चर्चा भी हुई है। मेन चर्चा हमारी स्थानीय निकाय के चुनाव। अभी एक चुनाव से हम आए हैं और दूसरे चुनाव की तारीखें वो घोषणा हो गई है। प्रदेश भर का चुनाव है और ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण है कि जितना छोटा चुनाव होता है उतना टाइट हो जाता है, हम सबको मालूम है। जितना छोटा चुनाव होगा उसके लिए ज्यादा ताकत और ज्यादा शक्ति लगानी पड़ेगी। आदरणीय प्रभारी जी ने भी, आदरणीय संगठन मंत्री जी ने भी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी इसके बारे में विचार रखा है। जिला स्तर के ऊपर एक कमेटी वो बनेगी। मेरा आप लोगों से आग्रह है, प्रदेश स्तर पे भी चुनाव संचालन समिति बन करके फिर जिला स्तर के ऊपर रहेगी। एक तो ये आग्रह है, कोई व्यक्ति जो हमारी कमेटी जाएगी, जिसकी चर्चा अध्यक्ष जी ने की है 6 और 7 को, क्योंकि समय कम है, एक भी कार्यकर्ता छूट ना जाए जो वहां पर बायोडाटा करके ना दे कमेटी को। देखिए, उसकी स्क्रूटनी डिस्ट्रिक्ट वाइज और वहां से आप लोगों का विचार, और उस विचार के बाद पार्टी वो डिसाइड करती है कि कौन कार्यकर्ता हमारा चुनाव लड़ेगा। परंतु उस आम व्यक्ति भी, जैसा अभी श्याम सिंह राणा जी ने एक इधर से सुझाव दिया था कि ऐसे कार्यकर्ता भी जो हमारा पार्टी का पदाधिकारी नहीं है, परंतु उसने सरकार लाने में अपनी भूमिका अदा की है, अगर वो भी इच्छा जागृत होती है भाई मैं भी चुनाव लड़ूंगा, देता भी दे भाई अपना फार्म, उसका भी पकड़ो, बात करेंगे ना उससे। वो हमारे बड़े अधिकारियों के साथ मिलेगा, बैठेगा, बात करेगा। निर्णय तो पार्टी का अंतिम होता है किसको चुनाव लड़ना है, किसको नहीं लड़ना, परंतु हम मजबूती से नीचे चर्चा करके, बातचीत करके ये तय कर देंगे कि जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वो लोगों का जरूर बायोडाटा उनका आ जाए। और हमने, क्योंकि जैसा मैंने कहा है कि ये चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है, जो 3 टियर सिस्टम है, ये 3 टियर सिस्टम के अंदर हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव, ये इस सरकार की विकास कार्यों को गति देने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारा चाहे वार्ड का चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी है, चाहे हमारा चेयरमैन का चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी है, क्योंकि अच्छा हमारा कार्यकर्ता भी हो, इस बात का ध्यान रखें, और जिताऊ हो, जीतने वाला हो। आपको सब मालूम है, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे जनप्रतिनिधि वो बैठे हैं, उनको हर कार्यकर्ता के बारे में, हर व्यक्ति के बारे में मालूम है, और उसको लेकर के हम सब इस गति को बढ़ाने का काम करें, क्योंकि 11 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे। 17 तारीख तक नॉमिनेशन है, 18 को स्क्रूटनी है, और विड्रॉल के बाद फिर चुनाव शुरू हो जाएगा। 2 मार्च का चुनाव है। हमारे एक नगर परिषद का वोटिंग के कारण थोड़ी उसमें देरी हुई थी,
इस कारण इसको 12 तारीख को काउंटिंग रखी है। 9 तारीख का पानीपत का चुनाव है, 12 तारीख को काउंटिंग है, बाकी सब 2 तारीख को चुनाव हो जाएंगे। क्योंकि हमने विधानसभा 70 भी चलाना है, हम उस बीच में एडजस्ट कर लेंगे कब शुरू करना है कब नहीं करना, परंतु हम विधानसभा 70 भी रहेगा और उसके बाद 9 तारीख को स्थानीय पानीपत का जो नगर परिषद का चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है, वो 9 तारीख को होगा। उसके साथ साथ मैंने ये भी चर्चा की थी अधिकारियों के साथ, क्योंकि जब मैं बैठक ले रहा था कि जो हमारे ग्राम पंचायत के ऐसे चुनाव रुक गए थे या वार्ड के अंदर या ब्लॉक समिति के अंदर या जिला परिषद के अंदर किसी कारणवश वो खाली हो गया, उसका भी उपचुनाव हो जाए। क्योंकि बीसीए बीसीबी का जब एक पिछले चुनाव के अंदर विषय आया था, उसके कारण से कई ऐसे गांव छूट गए थे जिनके अंदर वो बीसीए का वोट नहीं था और वो चुनाव से वंचित रह गया था, अब तक चुनाव नहीं हुआ था उनका। मैंने ये भी कहा है कि इसी बीच में कोई उनकी भी डेट तय हो जाएगी और ये भी चुनाव इसी के साथ ही उनको भी पूरा कर लेंगे। कोई चुनाव नहीं छोड़ेंगे, हम सारे चुनाव कंप्लीट करेंगे। उसको लेकर के आपकी जानकारी में ये विषय रहने चाहिए, क्योंकि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चुनाव लड़े हमारे प्रत्याशी हैं, आप सबको अपने अपने क्षेत्र के अंदर मालूम है कि कौन सा वार्ड का चुनाव होना है, कौन सी पंचायत का चुनाव होना है, कौन सी ब्लॉक समिति का होना है, कौन सा जिला परिषद का होना है और कौन से हमारे वार्डों के अंदर भी उपचुनाव होने हैं। कुछ वार्डों के भी उपचुनाव हैं, कुछ नगर निगम के चेयरमैन के भी उपचुनाव हैं। उदाहरण के तौर के ऊपर हमारे 2 नगर निगम के अंदर 2 विधायक बन गए, दोनों के चुनाव आ गए। एक अंबाला आदरणीय शक्ति रानी जी बैठी है, सोनीपत वहां से निखिल मदान जी वो विधायक बन गए हैं, और वो विधायक बने तो उनके स्थान के ऊपर भी उपचुनाव होंगे। एक चेयरमैन जैसे इस्माइलाबाद है, वहां पर किसी कारणवश से वो चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई हुई, उसे हटाना पड़ा, तो उसका भी उपचुनाव है। कई वार्डों के उपचुनाव हैं अलग अलग, अगर आप लोग देखेंगे उसको भी ध्यान में आप लोग कर लेंगे। जिस नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम में उपचुनाव है, उस उपचुनाव को भी अपने अपने जिला के अंदर हमारे माननीय अध्यक्ष, हमारे जनप्रतिनिधि, जो हमारी जिला की कोर कमेटी है, आप यहां से जाने के बाद कल 10 बजे नाश्ते के ऊपर सुबह सुबह वो कोर कमेटी बैठ करके उसका निर्णय कर लेगी, चिन्हित कर लेंगे 20 वार्ड का उपचुनाव होना है और इस नगर पालिका के चेयरमैन का उपचुनाव होना है। ये हमारे सभी जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी इस बात को सुनिश्चित करते हुए कि कल सुबह नाश्ते के ऊपर कोर कमेटी के अंदर बैठ करके हम ये सारे विषय के ऊपर डिस्कशन आपके पास आ जाना चाहिए। विषय भी इतने चुनाव हमारे इसमें हैं, लिस्टें वो आपके पास आ गई होंगी। मैं चुनाव के संबंध में इतनी ही बात कहनी थी और उसके लिए जो हमारे निगम का है या हमारे नगर परिषद का है या नगर पालिका का है, उस बुकलेट को हम अवश्य देखें, लोगों के साथ उस बात को आप शेयर करें, उनको बताएं कि नॉन स्टॉप हमारी तीसरे टर्म की सरकार और तीसरे टर्म की सरकार में नॉन स्टॉप कार्य ये चल रहे हैं, गति से सरकार काम कर रही है। अगर हम देखें 18 अक्टूबर को जो पहला दिन हमारा सब्त के बाद का 17 तारीख को सब्त लिया, 18 तारीख को जब हमने ज्वाइन किया, कार्यभार लिया,
तो पहले दिन ही प्रदेश के ऐसे लोगों के लिए सरकार ने कदम उठाया जो हमारे संकल्प पत्र में भी था। हमारे संकल्प पत्र के अंदर 240 वायदे हमने प्रदेश के लोगों के साथ किए। मुझे खुशी है बताते हुए कि उनमें से 100 दिन के अंदर हमने 18 वादे पूरे किए हैं और 5 ऐसे हमारे संकल्प पत्र के जो हमने वायदा किया था उस वायदे के ऊपर वो चाहे आर्थिक रूप से उसमें चर्चा में हो, वो पाइपलाइन के अंदर है, वो भी जल्दी पूरा करने की गति से हम काम करेंगे। हमने हरियाणा प्रदेश में 18 तारीख को जैसे मैंने बताया सबसे पहले, और जो मुख्य विषय था कि हमारे डायलिसिस के जो मरीज हैं उनका बहुत खर्च होता था। हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, डायलिसिस को हम पूरे हरियाणा प्रदेश के सरकारी और मेडिकल कॉलेज के अंदर फ्री कर देंगे। आज मुझे खुशी है इस बात की कि 18 तारीख के बाद सबका फ्री में डायलिसिस, अगर कोई किडनी का या अन्य कोई पेशेंट है उसका फ्री में डायलिसिस हो रहा है, इसको हमने पूरा किया है। हमने पहले मंत्रिमंडल की बैठक में जो हमारी मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, उस बैठक के अंदर हमने सबसे पहले जो वायदा किया था कि हमारा जो अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण को पहली कैबिनेट के अंदर जो हमने कहा था उस बात को पूरा किया है, उसको भी हमने उसके अंदर लागू किया है, उनको अधिकार दिया है जो हमने बात कही थी। हमने जो अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि अपने तीसरे कार्यकाल में जो पंचायत और स्थानीय निकाय में पिछड़ा वर्ग ए और बी को जो 6 लाख से 8 लाख करने का विषय था और उनको 5% का आरक्षण देने की स्थानीय निकाय के चुनाव में और पंचायत के चुनाव में अधिकार की बात थी। पिछड़ा वर्ग ए और बी, इन दोनों के लिए हमने इस वायदे को पूरा किया है। हमने 6 से 8 भी किया है और हमने अपने तीसरे कार्यकाल की बैठक में जो पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकाय की संस्थाओं में 5% का आरक्षण वो देने का काम किया है, उसको लागू कर दिया है। और उसके साथ साथ हमने जो वार्डों के चुनाव हैं उस वार्डों में भी आबादी के अनुसार 50% का, उसमें भी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने इसी समय के अंदर जो दूसरे टर्म की कार्यकाल में हमने एक योजना बनाई थी, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। उस योजना के माध्यम से हमने रामलला के दर्शन के लिए जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे लोगों को वहां पर दर्शन करवाने का, अयोध्या धाम में भेजने का काम किया। और अब हमने इसको जो महाकुंभ हो रहा है, आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उस महाकुंभ के अंदर उस पवित्र स्थल के ऊपर डुबकी लगाई है और वहां पर शाम भी हमने 2 बसें झंडी दिखा करके यहां से भेजा है। उसको भी लगातार हमारी जो सरकार की नीति है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, उसके माध्यम से उनको भेजने का काम हम कर रहे हैं। और हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था ऐसे परिवार जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे परिवारों के लिए एक योजना का शुभारंभ किया था और वो योजना थी प्रधानमंत्री सूर्य
हर घर मुफ्त बिजली योजना, उस योजना के माध्यम से हमने हरियाणा में 1 लाख परिवारों की छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का संकल्प हमने यहां लिया था फर्स्ट फेज में। और मुझे खुशी है कि हमने लगभग 12,285 घरों की छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगा दिया है। उसके ऊपर जो खर्चा आता है वो 1,10,000 रुपए का आता है और उस खर्चे के अंदर लगभग 70,000 रुपया केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी देते हैं और बाकी का पैसा हरियाणा सरकार देती है। उस बेनिफिशियरी की छत के ऊपर फ्री में लगाने का काम हमारी सरकार कर रही है। इन्हीं 100 दिनों के अंदर हमने हरियाणा प्रदेश के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास योजना ग्रामीण और शहरी, ऐसे जो लोग हैं जिनके पास मकान नहीं था, ऐसे लोगों के खाते के अंदर 11 करोड़ रुपए की राशि पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने इन 100 दिनों में किया है। और जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी या वो ग्रामीण, ऐसे सब लोगों के खाते के अंदर पैसा पहुंच गया है, वो काम शुरू कर सकेंगे। ये काम भी हमने इन 100 दिनों के अंदर किया है। हमने शहरों के अंदर भी योजना बनाई, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना। उस योजना के माध्यम से ऐसे परिवारों को जिनके पास शहर में प्लॉट नहीं है, उनको 30 गज का प्लॉट देने का निर्णय इस योजना के माध्यम से हमने किया। और 14 शहरों के अंदर हमने मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के माध्यम से फर्स्ट फेज के अंदर 15,256 लोगों को 30 गज का प्लॉट देने का काम किया। हमारी दूसरी जो खेप थी वो तैयार है, अब क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, उसके कारण से हम वो दूसरी जो लिस्ट थी वो जारी नहीं कर पाए, वो कार्यक्रम नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे सामने ये चुनाव का भी बड़ा एक विषय था। ये काम हमने किया है, इसकी चर्चा भी हम अपने जहां स्थानीय निकाय के चुनाव हैं ऐसे लोगों के बीच में कि हमने इतने मकान दिए हैं और आगे भी जिसके पास मकान नहीं है उसको 30 गज का प्लॉट देने का काम हमारी सरकार करेगी। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत उसके ऊपर मकान बनाने की जिम्मेवारी भी ये हमारी है, आदरणीय मोदी जी की है और ये डबल इंजन सरकार की है। ये बात हमने नीचे चर्चा करनी है। हमने इसी प्रकार से शहरों के अंदर भी, गांवों के अंदर भी, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 100-100 गज का प्लॉट, महाग्राम के अंदर 50-50 गज का प्लॉट, वो भी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। गरीब लोगों तक जो हमने 100 दिन के अंदर काम किए हैं, अगर हम देखें 61 ग्राम पंचायतों में 4,553 प्लॉट वो दिए जा चुके हैं। उनका एक बड़ा कार्यक्रम वो करेंगे जिससे कि एक पूरे प्रदेश के अंदर एक वातावरण बने कि ये सरकार गति से काम करने वाली सरकार है। हमने इसके लिए भी जो टारगेट रखा है, हमने ये टारगेट रखा है कि फर्स्ट फेज के अंदर 1 लाख परिवारों को 100 गज और 50 गज का प्लॉट हम देने का काम करेंगे। हमने, मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, उसके निमित्त भी हमने जो मकान बने हुए हैं वो चिन्हित कर लिए हैं। लगभग 15,000 जो लिस्ट हमारे पास आई है, 15,000 ऐसे फ्लैट्स हमारे पास हैं जिन फ्लैटों को हम, जो हमारी सोच है कि अंतिम व्यक्ति उसको देना है, ऐसा हमने, चाहे फरीदाबाद है, चाहे गुरुग्राम है, मानेसर है, या आपके सोनीपत है, या इधर अंबाला है, जहां जहां पर भी ये प्रधानमंत्री, ये हमारे
आवास योजना शहरी जो HSVP के फ्लैट्स बने हुए थे उन सबको चिन्हित कर लिया है और हमने ये भी प्लानिंग कर ली है कि ये वही गरीब व्यक्तियों को ये हम वितरित करने का काम करेंगे, क्योंकि वो खाली पड़े हैं, काफी दिन से बने पड़े हैं और उसकी भी हमने पूरी लिस्ट तैयारी कर ली है। इसकी भी चर्चा हम नीचे अवश्य करें, लोगों को बताएं कि उनको हम जल्दी देने वाले हैं। हमने अपने इसी 100 दिन के कार्यकाल में एक बड़ा फैसला यह भी किया है, हमारे संकल्प पत्र में भी था, जो हमारे हीमोफीलिया और थैलीसीमिया बीमारी से ग्रसित थे, उन सबको जो जन्म से इस प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हैं, उनका पेंशन 3000 रुपए जन्म से ही लगाने का काम निर्णय हमारी कैबिनेट ने लिया है। दिव्यांग पेंशन उनको भी 3000 रुपया ये देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने ये भी जो निर्णय अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि हम माताओं को, बहनों को जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, हमने ये भी कहा, उसकी चर्चा आप भी करिए कि आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कराइए। जो भी अकाउंट वेरीफाई हो रहे हैं उनको हमने जो बात कही थी एक योजना बना करके हर घर हर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए का गैस का सिलेंडर वो हमारी सरकार दे रही है। अगर हम बात करें कांग्रेस, तो उन्होंने जो वायदे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। चाहे हिमाचल के अंदर उन्होंने कहा था कि हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे, कर्नाटक में कहा था, तेलंगाना में कहा था, वो पूरा नहीं किया। परंतु हमने जो कहा था अपने संकल्प पत्र में, आज वो हमने पूरा किया है और मुझे खुशी है कि हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं। 13 लाख से ज्यादा जो लोग, उनको हम 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिल रहा है और जो छूट गए हैं उनका अकाउंट वेरीफाई करा करके आप उनको भी इस योजना के साथ जोड़ने का काम करें, ताकि उनको जो हमने कहा है हमारी सरकार उनको उसके माध्यम से लाभ दे सके। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने, चाहे हमारे डीसी एसपी से या हमारे नगर निगम या नगर परिषद, नगर पालिका के अंदर हमारे कमिश्नर्स थे, एसडीएम थे, हमने वहां पर समाधान शिविरों का आयोजन किया। आप सब भी उसके अंदर समय समय के ऊपर उन समाधान शिविरों के अंदर गए हैं। जितनी समस्याएं वहां पर आई हैं, बहुत समस्याओं का समाधान मौके पर हुआ है। अगर कोई समस्या में कोई पॉलिसी मैटर की बात थी, अन्य बात थी, तो हमने कहा था कि आप ऊपर भेजिए, हम उसके ऊपर डिस्कस करके अगर पॉलिसी बनाने की बात है तो पॉलिसी बनाएंगे, उसका समाधान निकालेंगे। मुझे खुशी है कि इन समाधान शिविरों में, चाहे वो नगर निगम के थे, चाहे वो हमारे जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए थे, डीसी एसपी से और पूरा प्रशासन वहां होता है, 2 घंटे वहां पर बैठते हैं। 75,000 लोगों की जो उन्होंने समस्या लेकर के आए थे उसका समाधान मौके के ऊपर अधिकारियों ने किया है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि जो हमारा एक पोर्टल है सीएम विंडो, हमने उसको भी एक्टिव किया हुआ है। अगर कोई व्यक्ति उस सीएम विंडो के ऊपर एप्लीकेशन लगाता है कि मेरी ये समस्या है, उसको भी हम एक्टिव तरीके से देखते हैं, उसके ऊपर भी समाधान करते हैं। हमने अब तक इन 100 दिनों के अंदर सीएम विंडो के माध्यम से भी 45,000 शिकायतों का समाधान किया है, उसका निदान किया है। ये भी लोगों को एक बड़ा लाभ इसका मिला है। और हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जो, उनके मानदेय बढ़ाने की बात थी, हमने अपने इस मैनिफेस्टो के अंदर भी, संकल्प पत्र में भी उसकी चर्चा की थी। जो हमारी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता या आशा वर्कर्स हैं, उनके मानदेय में भी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में 750 रुपया और उनकी सहायिका आशा वर्कर्स के खाते में हमने 400 रुपया
मासिक मानदेय बढ़ाने का काम भी किया है। हमने जो बात कही थी अपने संकल्प पत्र में भी कही थी, हमने कहा था क्योंकि विपक्ष ने इलेक्शन के दौरान एक भ्रम की स्थिति युवाओं के अंदर फैला दी थी और इस प्रकार से चुनाव लड़ा जा रहा था कि मेरे हिस्से में इतनी नौकरी आएगी, मैं अपने हिस्से के अनुसार नौकरी दूंगा। कोई बोलता था कि मैं ठूले के अनुसार नौकरी दूंगा। युवाओं को भी चिंता थी, युवाओं के मां बाप को भी चिंता थी, प्रदेश के लोगों को भी इस बात की चिंता थी कि ये 2014 से पहले जिस प्रकार से नौकरी लगती थी वो उसी आधार के ऊपर लगनी शुरू होगी, उसमें भ्रष्टाचार होगा। परंतु हमने उनको वायदा किया था कि 17 जब ये 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे हम सख्त बाद में लेंगे, पहले उन 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देंगे और मुझे खुशी है कि हमने उस वायदे को पूरा किया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कि कल उन्होंने लोकसभा के अंदर भी इस बात को मजबूती से वो हरियाणा के इस बात को रखा है। इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करते हैं कि हमने जो वायदा हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ किया था कि हम 25,000 नौकरियां ज्वाइनिंग लेटर पहले देंगे, बाद में हम सख्त लेंगे, हमने उस बात को भी पूरा किया है। हमने इन्हीं 100 दिन के अंदर 50 करोड़ रुपए की लागत से 250 इंडोर जिम भी लगाने का काम जो हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था उसको भी पूरा किया है। हमने नमो ड्रोन दीदी जिनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऐसी 100 बहनों को ड्रोन दे करके 8 लाख रुपए का ड्रोन मुफ्त में देने का काम सरकार कर रही है, उनको हमने किया है। और हमने जो हमारे अनुबंधित कर्मचारी थे, जो बात हमने अपने संकल्प पत्र में भी कही थी कि उनको सुरक्षित करेंगे, 1,20,000 ऐसे युवाओं को पहले कैबिनेट के अंदर और फिर विधानसभा के अंदर हम लेकर के गए और उन सबको 1,20,000 से ज्यादा ये संख्या होगी, क्योंकि मैंने विधानसभा के अंदर ये बात बोली थी कि जो हमारे कॉलेज के भी एक्सटेंशन लेक्चरर हैं और चाहे अतिथि अनुदेशकों और प्राध्यापकों को, उनकी सेवाओं को भी सुरक्षित करने का काम मैंने विधानसभा में बोला था, उसके ऊपर भी गति से काम चल रहा है, उनको भी सुरक्षित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। इस बात की भी चर्चा हम लोगों के बीच में कर सकते हैं, कह सकते हैं, बता सकते हैं। हमने इन्हीं 100 दिनों में अपने संकल्प पत्र में भी ये बात कही थी कि शहीदों को, परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता जो पहले 50 लाख थी उसको बढ़ा करके हमने 1 करोड़ रुपए किया है, इसका भी हमें चर्चा करनी चाहिए। हमने अपने तीसरे इस कार्यकाल में जो पहले विधानसभा 70 में हमने किसानों के हित में 3 मजबूत कदम उठाए हैं, उसकी भी चर्चा हमने करनी चाहिए कि जो पट्टेदार किसान था, क्योंकि वो लिटिगेशन के अंदर फंसा रहता था, हम इस बिल को विधानसभा में लेकर के आए, पहले कैबिनेट में लेकर के आए, कैबिनेट में पास किया तो विधानसभा में हम उसको लेकर के गए और हरियाणा प्रदेश के ऐसे पट्टेदार किसानों को हमने मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। उस जो बात हमने कही थी उसको पूरा किया है। हमने हरियाणा प्रदेश के ऐसे लोग जिनका घर पंचायती जमीन में वो 20 साल से ज्यादा, 30 साल, किसी को 50 साल, कहीं तो गांव के गांव पंचायत भूमि के अंदर बसे हुए थे, उनके ऊपर भी एक कानूनी तलवार लटकती रहती थी, हम उसको भी कैबिनेट में लेकर के आए, फिर विधानसभा में उसको लेकर के गए। ऐसे लोगों को जिनका श्यामलात भूमि के ऊपर मकान था,
उनको 50 गज का प्लॉट, 500 गज 500 गज का प्लॉट हमने उनको कलेक्टर रेट भी 2004 का जो कलेक्टर रेट है, उस कलेक्टर रेट के ऊपर हमने उनके नाम करने का निर्णय वो कर दिया है। कल कैबिनेट के अंदर ये विषय हमने पास कर दिया है। अब उनके नाम हो जाएगा, उनको हमने सुरक्षित किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में जो कहा था कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जो हरियाणा के किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदेगा, उसकी खरीद भी हमने चालू कर दी है। ये भी निर्णय हमने अपने इस 100 दिन के संकल्प पत्र के अंदर लिया है। हमने अपने किसानों के लिए, हमारी कैबिनेट ने यह निर्णय किया था कि अब की बार बरसात कम हुई है, किसान के खर्चे ज्यादा हुए हैं, उसको बोनस के रूप में राशि दी जाए। तो पूरी कैबिनेट ने निर्णय किया कि हरियाणा प्रदेश के किसानों के जो धान की फसल का किसान है, उनको प्रति एकड़ 2000 रुपया उनके खाते में पहुंचाने का काम निर्णय ये कैबिनेट के अंदर हुआ। मुझे खुशी है बताते हुए कि 1345 करोड़ रुपया किसानों के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने एक और मुआवजा नीति बनाई। जो टावर्स हैं, खेत के अंदर, किसान के खेत में टावर लगते हैं, उसको लेकर के कुछ किसान मिले थे कि कोई पॉलिसी, कोई नीति बने। टावर के नीचे हमने ये निर्णय किया, एक पॉलिसी मुआवजा नीति बनाई कि अगर किसी किसान के खेत में टावर लगेगा, उस टावर के नीचे जितनी जमीन आएगी, उस जमीन का जो मार्केट रेट उस खेत का वहां पर है, उस मार्केट रेट का 200 गुना सरकार मुआवजा के तौर पर देने का काम उस किसान को करेगी। ये निर्णय हमने लिया है। हमने अपनी कैबिनेट में यह भी निर्णय लिया है कि जो उन टावरों के ऊपर जो तारें खेत के अंदर से जाती हैं, उस खेत के अंदर जो तारें निकलती हैं, उस तारों के नीचे जो जमीन है, हाँ 200 गुना, ठीक है, 200 गुना का है मार्केट रेट का, पोल के नीचे का जो जमीन आएगी, उसका जो मार्केट रेट होगा, उसका 200 गुना मुआवजा देंगे, 200 गुना मुआवजा देंगे। मालूम है उनको, सबको, कई बार राजनीति भी चलती है, उनको पैसा भी दे दिया उसका, चला वो ले नहीं रहे, दे देंगे उनको। हो गया लागू तारों का मैं बता रहा हूं, जो तारें खेत के उस पोल से दूसरे पोल पे जाती है और उसके नीचे जो जमीन आती है, उस तारों के नीचे की जमीन का जो मार्केट रेट है, उस मार्केट रेट का 30 गुना मुआवजा भी किसान को दिया जाएगा। है? हाँ 30%। नहीं, वो अप्लाई करेगा तो उसको दे देंगे। वन टाइम है, हर बार का नहीं है। 30%, 30 गुना उस मार्केट रेट का 30 गुना है। ये नीति जब से बनी है, हाँ, यही तो है इसमें। अरे मैं आपको जो कह रहा हूं वो ठीक है, मालिक बनेंगे ना? नहीं, वो किसान पे रहेगी, परंतु उसकी टर्म एंड कंडीशन है, उस पे साइन होंगे, उसकी टर्म एंड कंडीशन है, वो विभाग करवाएगा। ये दिक्कतें आती हैं ना, भी यहाँ मकान बन गया, यहाँ ये हो गया, वो मुआवजा इसीलिए सारी, फिर ऐसा नहीं है, उसकी टर्म एंड कंडीशन है। हाँ जी,
आप चिंता मत करिए, कोई भी दे देना तो सब किसान नो है। नहीं बढ़ा सकेगा, पर तभी तो दे रहे हैं ना 200 गुना 30 गुना। ये मुआवजा नीति बनाई है। और हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था, संकल्प पत्र में कहा था कि जो 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, वो कोई भी बुजुर्ग है, माता है या बुजुर्ग है, ऐसे बुजुर्ग को अलग से आयुष्मान कार्ड से अलग, जो परिवार का बना हुआ है या किसी का बना हुआ नहीं है, उसको भी, उस बुजुर्ग को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा, जिसको हमने लागू कर दिया है। अब उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, 5 लाख रुपए का उसको अधिकार दिया गया है। कोई बीमारी, कोई दिक्कत आ जाए तो उसको इलाज की चिंता नहीं है, वो अपना इलाज करा सकता है ना। इसके लिए, बुजुर्गों के लिए नहीं, 70 साल से ऊपर कोई भी है, कोई भी बुजुर्ग है, आप भी ले सकते हैं। मैंने केजरीवाल को कहा था, मैं कहता आज हरियाणा में तेरा बना देंगे हम। तेरा बना देंगे, और दे नहीं रहा था लाभ वहां। यही नीति थी, और इसी नीति में कह रहा था मैं सुनो। वही ठीक है। वहां के लोग मेरे को कहने लगे, मैं एक कार्यक्रम में चला गया, कहा भाई हरियाणा का, हरियाणा ले जा।